हर्षा रिछारिया रातों रात वायरल साध्वी बन गई। और जिस तरह हर्षा को साध्वी हर्षा का टाइटल दिया गया, पूरी पहचान एक बिल्कुल चेंज कर दी। हालांकि लाइफस्टाइल तो आपने अभी तक चेंज नहीं किया, आंखों का रंग आपका अभी भी वैसा ही है। हर्षा जी, मैंने आपकी कुछ तस्वीरें आज से लगभग 6 महीने पहले लगभग सावन के दौरान देखी थी। मतलब कैसे एकदम से चेंज हो गई हैं आप? साधु संत महात्मा अघोरी, मुझे इन सब से मिलना पसंद है। हम तो एक नॉर्मल प्राणी हैं। पहले सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, फिर उसके बाद में आप गुरुदेव की शरण में जाएं, फिर उसके बाद में आप महाकुंभ में प्रवेश करें, पेशवाई में शामिल हों, मीडिया के सारे फोकस आपके ऊपर हो जाएं। क्या ये स्ट्रेटेजी थी आपकी? तो अभी इसको लेके मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कैसी फीलिंग होती है जब आपके लोग अभी आजकल पैर छूना शुरू कर दिए हैं गुरु माँ कह करके? तो आशीर्वाद कैसे देती हैं आप? तथा सुबस। कैलाशानंद गिरी जी महाराज के पास क्या चीज खींच लाई आपको? महादेव। मैंने महादेव को याद किया कि देखो, अगर मुझे यहाँ से निपटा के भी भेजना हो ना, तो एटलीस्ट दर्शन आप करा देना। उसके बाद अगर बॉडी आएगी तो मुझे दिक्कत नहीं है कि कम से कम दर्शन तो कर लिया मैंने। मैं नहीं समझती कि अगर महादेव मेरे साथ नहीं होते तो मैं कहीं भी होती। कि दीदी हो गई हूँ, सब मुझे दीदी बोल रहे हैं, बहुत से लोग माता जी बोल रहे हैं। माता जी मुझे थोड़ा, अच्छा, उसी की वजह से आप जो है वो साध्वी हो गई। हाँ। रातों रात आप गुरु माँ हो गई और साध्वी हो गई। तो ये मौका अपने हाथ से जाने देना, अपने जीवन से जाने देना, आई थिंक इससे ज्यादा बदनसीबी है, इससे ज्यादा बेवकूफी और कोई नहीं होगी। इस चमक धमक की दुनिया में ही आपको बने रहना है। ये तो अच्छा है ना, बिग बॉस OTT और बिग बॉस में जाने के रास्ते खुल गए आपके। क्या गलती हो गई है कि गुरुदेव मुझे बुला नहीं रहे। मैं उस बात को लेकर रोई भी थी। बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं ऑलमोस्ट पागल जैसी हो जाती थी कि लाइक ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़े दिन का ही हो क्या हो, पूर्ण महाकुंभ है ये, हम सबकी जिंदगी में पहली और आखिरी बारी हो रहा है। इसके बाद हम जीने वाले नहीं है कि अगला 144 साल देख पाए। ऐसे ऐसे कैप्शन चल रहे हैं, जानिए हर्षा का काला सच। ये मैं आपको कैसे बता दूं? 144 वर्ष बाद महाकुंभ का ये योग, यानी 12 कुंभ जब 12 बार आता है तो बनता है महाकुंभ। और इस योग के, इस कुंभ के दौरान एक ऐसी शख्सियत जो रातों रात वायरल हो गई, एक ऐसी शख्सियत जिनके फॉलोवर्स रातों रात 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गए। और हम तो हालांकि चाहेंगे कि वो 4 गुने से भी ज्यादा बढ़ें और 5 गुने से भी ज्यादा बढ़ें। और उनकी ये खासियत है कि जब वो शाही स्नान के लिए निकली तो कल्पवासी से लेकर के मीडिया के कैमरे से लेकर के बस उन्हीं पर फोकस थे। उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। हर कोई उनके साथ एक सेल्फी लेने को बेताब था, एक फोटो लेने के लिए बेताब था। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका न्यूज स्कूप अनप्लग्ड के अपने इस खास शो पर। हमारा ये स्टूडियो प्रयागराज महाकुंभ की धरती पर हमने सजाया है और इसे सजाने में हमारी मदद की है थ्रेड वाइब लिविंग ने। बहुत बहुत धन्यवाद थ्रेड वाइब लिविंग आपका, हमारा इस स्टूडियो को डिजाइन करने के, सपोर्ट देने के लिए। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा अपने इस खास शो पर, न्यूज स्कूप अनप्लग्ड पर, हर्षा रिछारिया जी का। हर्षा जी, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और आपको देख करके, आपके चेहरे की चमक को देख करके, तेज को देख करके और अच्छा हो गया हूं। ये महादेव का तेज है जो मेरे चेहरे पे नजर आ रहा है। हर्षा रिछारिया रातों रात वायरल साध्वी बन गई। ऐसा क्या चमत्कार हुआ, क्या ऐसा अनुभव आपका हुआ, क्या ऐसा आपने किया जो आपको रातों रात लोगों ने अपने दिलों पर राज करने के लिए मजबूर कर दिया? शगुन जी, यहाँ पे प्रयागराज की धरा पे आने से पहले मैं जिससे भी मिल रही थी, दोस्तों से, परिवार वालों से, मैं सबको एक ही चीज़ बोल रही थी कि सबको प्रयागराज में इस भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहिए। और मैं सबसे ये बात भी बोल रही थी कि यकीन मानिए, मेरी बात का मैं दावा कर रही हूँ कि आप जाएंगे ना प्रयागराज इस भव्य मेले में, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी बदलने की शुरुआत मुझसे होगी। कि मैं यहाँ आई और 2 से 3 दिन में ये सारी चीज़ें हुई। मैं तो सिर्फ पेशवाई अटेंड करने आई थी, उसमें शामिल होने आई थी, लेकिन वहाँ से चीज़ें जिस तरह से हुई और जिस तरह हर्षा को साध्वी हर्षा का टाइटल दिया गया, पूरी पहचान एक बिल्कुल चेंज कर दी और पूरे देश में वायरल कर दिया, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम इस वक्त जब इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो हम असल में हमारा और हर्षा का जो एक रिश्ता है वो गुरु बहन का भी रिश्ता है, गुरु भाई का भी रिश्ता है। और ये हमारे परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जो कि मेरे परम पूज्य गुरु जी हैं और हर्षा जी के भी गुरु जी हैं, हम उन्हीं के शिविर में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमें यहाँ अपना पॉडकास्ट स्टूडियो सेटअप करने का सौभाग्य मिला है। और हर्षा जी, मैंने आपकी कुछ तस्वीरें आज से लगभग 6 महीने पहले, लगभग सावन के दौरान देखी थी। सावन में आप हमारे दक्षिण काली मंदिर आई, परम पूज्य गुरु जी की जो सिद्धपीठ है श्री दक्षिण काली मंदिर, वहाँ आपको मैंने देखा। गुरु पूर्णिमा पे मैंने वहाँ आपको देखा। उसके बाद नवरात्रि में मैंने वहाँ आपको देखा। आप वहाँ गंगा स्नान करने गई। गंगा स्नान आपने परम पूज्य गुरु जी के साथ किया। तो क्या ये हृदय परिवर्तन जो आपका हुआ, जो आपकी जीवन शैली बदली, लाइफस्टाइल जो आपका बदला, हालांकि लाइफस्टाइल तो आपने अभी तक चेंज नहीं किया, आंखों का रंग आपका अभी भी वैसा ही है तो ये क्या आपको ऐसा अनुभूति हुई या ऐसा मन में फीलिंग आई या मतलब कैसे एकदम से चेंज हो गई हैं आप? एक्चुअली शगुन जी, मैं महादेव को एक पिता के तौर पे मैंने हमेशा माना है। एक पिता से आप जिस तरह बात करते हैं, एक बेटी के तौर पे लड़ना, झगड़ना, शिकायत करना, रोना, हंसना, मैंने हमेशा वो सब महादेव से किया है 4 वर्ष की उम्र से। उसके बाद मैं पिछले 10 साल से गुरु की तलाश में थी। मुझे नहीं पता था कि गुरु मुझे जिस दिन मिलेंगे उस दिन मुझे उनसे क्या बात करनी है, मैं क्यों मिलना चाहती हूँ, मुझे क्यों गुरु चाहिए, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरा सिर्फ एक मेरे अंदर धुन थी कि मुझे गुरु बनाने, मुझे गुरुदीक्षा चाहिए। मैं बहुत जगह गई, बहुत मिली बड़े बड़े साधु संतों से, लेकिन मेरे अंदर वो था कि मुझे एक होता ना कि आपके अंदर एक वो फीलिंग आती है कि नहीं, यहाँ जाके आपकी तलाश पूरी हुई। जब मैं गुरुदेव से पहली बार मिली, मैंने उनसे बात की और उनसे एक ही चीज़ बोली कि गुरुजी मुझे गुरुदीक्षा चाहिए। और ये हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है, ये साधु संत महात्मा भी कहते हैं कि कभी भी हम उस काबिल नहीं हो सकते कि हम गुरु बनाएं। गुरु तय करते हैं कि उनके शिष्य कौन होंगे, कि हम कितने काबिल हैं, हम उस लायक हैं कि नहीं हैं कि हम उनके शिष्य बन पाए। तो गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा कि ठीक है, बताते हैं। और फिर शायद मैंने उम्मीद खो दी थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन लकीली मुझे कॉल आया, उन्होंने डे सब डिसाइड किया, मुझे गुरुदीक्षा दी। फिर उनके सानिध्य में, क्योंकि मैं पहले से भी मेडिटेशन कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, और मैं गुरुदेव ने भी मुझे ये चीज़ बोली कि मैं साधना अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन गुरुदेव से जो मंत्र मुझे प्राप्त हुआ, उसके बाद जो मैंने साधना की, उस साधना में मुझे बहुत सी अनुभूतियाँ हुई, जो बाद में मैं समय समय पे गुरुदेव से वो चीज़ शेयर करती थी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जो नवरात्रि की बात आप बोल रहे हैं, नवरात्रि में मैं 15 दिन आश्रम में रुकी थी। और तो वो तस्वीरें शायद पुष्पार्चन के दिन की हैं। हाँ जी, वो साधना के लिए ही मैं गई थी कि मैं उनके सानिध्य में रह के, उनकी छत्र छाया में रह के मैं और चीज़ें सीख पाऊँ। क्योंकि एक गुरु जो होते हैं वो कभी आपको डायरेक्टली कुछ नहीं सिखाते, लेकिन वो इनडायरेक्टली इतना कुछ सिखा जाते हैं ना, जो शायद आप पूरी ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। वो आपको कैच करना आना चाहिए। तो इसीलिए अभी भी जब मैं उनसे मिलती हूँ, मैं उनसे बात कम करती हूँ, लेकिन मैं उनके सामने मैं 10-10 घंटे तक बैठी रहती हूँ। मैं उनकी बातें सुनती हूँ, समझती हूँ कि इसमें वो कहना क्या चाह रहे, वो हमें सिखाना क्या चाह रहे। तो मेरा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया गुरुजी के सानिध्य में। धैर्य सिखा दिया और साधना के तौर पे मैं मानती हूँ कि कुछ मेरा थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है और मैं चीज़ें सीख रही हूँ। कौन सी साधना की है आपने अब तक? तंत्र की साधना की है, भक्ति की साधना की? नॉर्मल मेडिटेशन, मंत्र जाप, और उससे जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो मैं गुरुजी से डिस्कस करती हूँ। शेड्यूल क्या रहता है आपका दिन भर? दिनचर्या क्या रहती है जब से आपने अपने बालों को, अभी आपने जो जटाएं हैं ये अभी धारण की हैं, और मैं वो तस्वीरें भी देख रहा था आपके इंस्टाग्राम पे, आपने पोस्ट की थी जब ये जटाएं आप लगवा रही थी किसी सैलून में, तो उसके बाद से आपका कुछ शेड्यूल बदला या उससे पहले से ही आपने अपना शेड्यूल को बदल दिया था? नहीं, मेरा वही शेड्यूल रहा है। गुरुजी से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी का शेड्यूल बना है पूरा। पहले मैं दूसरे शेड्यूल पे चल रही थी, अब जो टाइमिंग उन्होंने बताए हैं, जो चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई हैं, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
तो मैं उन चीज़ों को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, तो हर चीज़ मुझे अपनी खुद करनी होती है। तो मैं अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए जाती हूँ, और उन चीज़ों को जो मैं करने आई हूँ, जो साधना करने आई हूँ, मैं रीडिंग करती हूँ। अगर मैं शाम को पूजा में बैठी हूँ, मुझे 1.5-2 घंटा पूजा में लगता है। कभी कभी मिडनाइट साधना भी, जाप भी होता है, मेडिटेशन भी होते हैं। तो मैं हर चीज़ को उन्हीं के हिसाब से, उनके मार्गदर्शन में फॉलो कर रही हूँ। केदारनाथ बाबा के दर्शन कितनी बार किए आपने अब तक? अभी लास्ट जो मैंने किए हैं दिवाली से जस्ट पहले, वो मेरे 10वें दर्शन थे। 10वीं बार? वाह, क्या बात है। बद्रीनाथ भी गई आप? बद्रीनाथ में 4 बार गई हूँ। क्या बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैंने देखा था, कुछ तस्वीरें आपकी मैं देख रहा था, जब आपका पूरा प्रोफाइल टटोल रहा था। पॉडकास्ट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च भी करता हूँ, हालांकि आपके ऊपर तो रिसर्च मैंने 4 महीने पहले कर ली थी लेकिन फिर भी अभी उसको, उन यादों को ताज़ा करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके प्रोफाइल में बहुत अंदर तक गया हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ आप कुछ अघोरियों के साथ बैठी हैं, उनसे बात भी कर रही हैं। तो वो एक्सपीरियंस और अब का कुंभ का एक्सपीरियंस आपको रिलेट कर पाती हैं एक दूसरे से? कुंभ में अभी मुझे ज़्यादा कहीं जाने का, बात करने का मौका क्योंकि नहीं आपको मिला मीडिया ही नहीं है। छोड़ रही है अभी मैं अभी अपने आप रूम से नहीं निकल कैमरा पा रही हूँ। कैमरा से आप घिरी हुई हैं अभी, हैं? हाँ, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे सबसे मिलना, बात करना, सबसे इन द सेंस सिर्फ साधु संत महात्मा अघोरी, मुझे इन सब से मिलना पसंद है, बात करना पसंद है। हम तो एक नॉर्मल प्राणी हैं, ठीक है। हमारे माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं, बहुत सारे। तो वो क्वेश्चंस मैं बार बार करती हूँ। कभी कभी लगता है कि शायद मैं स्टूपिड क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरियोसिटी है तो वो मेरे ख्याल से तुरंत के तुरंत उसको पूछ लेना बेटर होता है। तो कई बार मैं गुरुजी से भी पूछती हूँ, गुरुजी ये कैसे, एक छोटे बच्चे की तरह। तो वो भी मुझे समझाते हैं उन चीज़ों को। तो मुझे अच्छा लगता है उन चीज़ों पे डिस्कशन करना। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि मुझे कुछ भी पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं चीज़ों को सीखना चाहती हूँ, मैं चीज़ों को जानना चाहती हूँ। तो ये मेरी एक आदत है कि मुझे सबसे बैठ के लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद है, कि किसको क्या पता है और मैं किससे क्या सीख सकती हूँ। एक होस्ट, एक एक्ट्रेस, और उसके बाद हालांकि साध्वी आप नहीं हैं, आप खुद कहती हैं, क्योंकि साध्वी, गुरु माँ, ये सब बहुत बड़े शब्द हैं, और बिल्कुल। इनको खुद पर एप्लीकेबल करने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे मापदंड हैं, उनको आपको अपने ऊपर ढालना पड़ता है, तब आप ये शब्द कहलाने योग्य बनते हैं। राइट। लेकिन जब मैं आपको देखता हूं कि आप एक एंकर के तौर पर लोगों से ये आग्रह करती हैं अपने वीडियोस के माध्यम से कि केदारनाथ में बहुत भीड़ हो गई है, वहाँ ना जाइए, और धर्म को लेकर के जिस तरीके से आप, तो क्या ये एक स्ट्रैटेजी आपकी रही, या फिर आपका ये कोई एक रिसर्च प्रोग्राम था कि आप पहले सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, आप केदारनाथ जी जाएं, वहाँ आपकी 10वीं यात्रा हो, 12वीं यात्रा हो, फिर उसके बाद में आप गुरुदेव की शरण में जाएं, वहाँ आप पुष्पार्चन में, स्नान में शामिल हों, फिर उसके बाद में आप महाकुंभ में प्रवेश करें, पेशवाई में शामिल हों, मीडिया के सारे फोकस आपके ऊपर हो जाएं? क्या ये स्ट्रैटेजी थी आपकी? ऐसा लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं एक बात आपको बोलूं, थैंक्स टू यू नाउ, कि आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें अभी काउंट करवा दी। इतनी सारी चीज़ें मुझे याद नहीं थी, लेकिन अब मुझे आपकी बातें सुनने के बाद ये लग रहा है कि मैं सच में कितनी ब्लेस्ड हूँ कि एक के बाद एक चीज़ महादेव मेरे लिए रास्ते बनाते जा रहे हो और मैं उन पे चलती जा रही हूँ। क्योंकि जो चीज़ें इस वक्त हुई हैं मेरे साथ पिछले 2-3 दिनों में, ये मैं तो क्या, मेरी जगह कोई भी होता तो वो इस लेवल पे सोच भी नहीं पाता कि ऐसा कुछ होगा। अगर कोई ट्राई भी करता तो शायद वो भी इस लेवल पे नहीं जा पाता। एक छोटा सा नाम के आगे टैग दे देना और उसकी वजह से पूरे इंडिया में इतना वायरल कर देना, टॉप ट्रेंडिंग में गूगल पे, यूट्यूब पे ला देना, ये मतलब आई डोंट नो कि मैं इनको क्या बोलूं इस ये तो वक्त। अच्छा है ना, बिग बॉस ओटीटी और बिग बॉस में जाने के रास्ते खुल गए आपके। नहीं, मुझे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, मैं सुकून की तलाश में घूम रही हूँ। अच्छा तो ये रास्ते खोलता है ना, ये जो चमक धमक है और ये जो वायरल रातों रात हो जाना है, ये चूंकि आपको लगभग पूरा देश जान गया, मिलियंस में व्यूज़ चले जाना वीडियोस पर, और सारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके कैमरों का आज की डेट में फोकस है। मैं चूंकि हम मीडिया इंचार्ज हूँ इस शिविर में, और मेरे पास ही लोगों के दिन भर फ़ोन आ रहे हैं कि आज हमें हर्षा जी का एक बाइट दिला दीजिए, एक बाइट प्लीज़ दिला दीजिए, उनके साथ आधे घंटे बैठवा दीजिए। तो आपको कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा होगा ना कि अब रातों रात ज़िंदगी बदलने वाली है, कुंभ के बाद जीवन परिवर्तित होने वाला है। तो उस जीवन परिवर्तित जब आपका होगा, उसे किस दिशा में लेके जाएंगी? साध्वी की तरफ अग्रसर होना है, या फिर इस चमक धमक की दुनिया में ही आपको बने रहना है?
नहीं शगुन जी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं साध्वी के पथ पे आगे बढ़ूं, जो मैं 3 बार गुरुदेव से निवेदन कर चुकी हूँ। अच्छा, मतलब मन है ऐसा? और मैं उनसे ओके। डांट भी खा चुकी हूँ इस बारे में। अच्छा। तो मैं चाहूंगी कि मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ूं। और सबसे बड़ी बात कि मैं ये चाहती हूँ कि अभी लोगों की नज़र मुझ पे इसलिए है, जो क्वेश्चन मैं बार बार सुन रही हूँ कि आप इस एज में ये क्यों कर रही हैं। तो मैं सबको समझा रही हूँ कि इसकी कोई एज नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी एज के जितने लोग हैं ना, उनको मैं इंस्पायर कर पाऊँ कि आप अपने सनातन धर्म संस्कृति को समझिए, जानिए, उसे पढ़िए और उससे विमुख मत होइए, उससे डाइवर्ट मत होइए। ये ठीक बात। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तो मार्ग मैं पे चलने की मैं भी समझता हूँ कि कोई उम्र नहीं होती। अगर अगर लोगों को ये लगता है कि ये उम्र बहुत कम है इस मार्ग पे चलने की, साध्वी की तरफ अग्रसर होने की या धर्म की तरफ अग्रसर होने की, तो मुझे लगता है कि देश की जनता को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय देखना चाहिए। वहाँ जिस तरीके से वेद पाठी ब्राह्मण अपना 3-3, 4-4 वर्ष की उम्र से अपना, और हमारे आचार्य जो आचार्य कुलम हैं या फिर हमारे जो गुरुकुल हैं, उनको देखना चाहिए। गुरुकुल में जिस तरीके से वेद वेदांतों की शिक्षा बिल्कुल लोग लेते हैं, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती और जी उसके बाद ही वो उस पर अग्रसर होते हैं। हमारे परम पूज्य गुरु जी को ही ले लीजिए। जी 6 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया उन्होंने। 6 वर्ष की आयु से आज मुझे लगता है कि उन्होंने इस बार जो सावन का महादेव का रुद्राभिषेक किया, जो कि तस्वीरें मुझे लगता है कि वो 150 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखी हैं। और उन तस्वीरों की ही ये खासियत है कि आज अमेरिका तक की एक बड़ी बिजनेस वुमेन, स्टीव जॉब्स की वाइफ तक यहाँ महाकुंभ में खींची चली आई। तो इसकी कोई उम्र नहीं होती। महादेव की भक्ति की या महादेव की साधना की या इस पथ पर चलने की कोई उम्र नहीं होती। व्यक्ति का हृदय तो कभी भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन वो कैसी फीलिंग होती है जब आपके लोग अभी आजकल पैर छूना शुरू कर दिए हैं गुरु माँ कह करके। सुबह ही आज मैं ये देख रहा था, जब हम शाही स्नान से वापस लौटे तो एक गाड़ी के बाहर कुछ लोग आपके पैर छू रहे थे, गुरु माँ प्रणाम। और मैं डर गई थी, वो नहीं देखा आपने? वो भी मैंने देखा। मुझे लगा कि शायद वो गिर गए गलती से। अच्छा। तो मैं उनको उठाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो जब दोबारा बैठे तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये मेरे पैर छू रहे हैं। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा वियर्ड सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ। तो अभी इसको लेके मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें मैंने नहीं सोची थी फिलहाल। लेकिन अच्छा। अगर मैं साध्वी बन गई होती, गुरुदेव ऐसी कृपा कर देते, तो शायद मैं उसके लिए मेंटली रेडी रहती। अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं तो हूँ। आशीर्वाद कैसे देती हैं आप? तथास्तु बस। तथास्तु। चरण स्पर्श करने के बाद तथास्तु, ये भी अपने आप में अनूठा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अखाड़ा परंपरा को कितना समझती हैं आप? जैसे कि हम अभी महाकुंभ में हैं और महाकुंभ में अखाड़ों, कुंभ का मेला जो है अखाड़ों के लिए मोस्टली आयोजित किया जाता है। अखाड़ों के साथ ही जितने भी भक्तजन हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, वो सब अखाड़ों के साथ ही स्नान करते हैं। अखाड़ा परंपरा को कितना समझा आपने अभी तक? क्योंकि आप उस दिन अखाड़े में थीं और मंच पे थीं जब हमारे यहाँ महर्षि व्यासानंद जी का जो है वो पट्टाभिषेक महामंडलेश्वर के लिए हो रहा था। तो वो कैसा अनुभव रहा आपका? एक अखाड़े के मंच पर महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक हो रहा था और आप मंच पर थीं। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं चीज़ों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, सीख रही हूँ। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा मुझे सा। बहुत समय लगा ये सब समझने में, चूंकि तो उस दिन जब मैं पट्टाभिषेक में थी, मैंने पहली बार जिंदगी में वो देखा। देखा कि लाइक क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसका प्रोसेस चलता है। तो वो सारा, तो अभी मैं वो अखाड़ा जो परंपरा है उसको भी मैं धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत कहीं कुछ समझ जाती हूँ, कहीं नहीं भी समझ पाती हूँ। जहाँ नहीं समझ पाती हूँ पूछ वहाँ लेती हूँ। तुरंत मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है और मेरे को आजू बाजू जो भी दिखता है मैं तुरंत पूछ लेती हूँ। क्योंकि हर बार अब मैं इतनी व्यस्त वाली अभी जो शेड्यूल चल रहा है उसमें मैं गुरुदेव के पास तो बार बार जा नहीं सकती हूँ कि वो अपने टाइम निकाले और मुझे आंसर करें। तो मुझे जो भी सामने दिखता है मैं उनसे पूछ लेती हूँ। रंग ढंग, रंग रूप, चाल ढाल सब कुछ बदलना पड़ता है जब आप एक सनातन के मार्ग पर चलती हैं, धर्म के मार्ग पर चलती हैं और डिवोशनल लाइफ जब आप जीना शुरू करती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी बहुत सारा परिवर्तन अभी कर भी लिया होगा ऑफ कोर्स, और आगे भी करना पड़ेगा। क्या बिल्कुल। मेंटली तैयार हैं उसके लिए आप? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन अभी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठ रहा है मेरी आंखों को लेके। मैंने भी उसका ठीक जिक्र है, किया। तो वो मैंने प्रश्न नहीं उठाया, दैट इज योर पर्सनल नहीं थिंग। वो आप उसको उसका रीजन ये है कि मुझे चश्मा लगा है और मुझे चश्मा लगाना पसंद नहीं है। ओ ठीक है, और मेरा पावर बहुत ज़्यादा है कि मैं वो नहीं कर सकती कि अगर मैं चश्मा नहीं लगा और ये वो तो मेरा काम चल जाएगा। तो मेरा वो सिचुएशन नहीं है अभी। मेरा भी वही है वैसे, तो- चश्मा लेकिन लगा लेता हूँ मैं। तो
उस सिचुएशन में मैं चश्मा नहीं लगाना चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं लेंस लगाती हूँ, क्योंकि यही सेम कलर मैं पिछले 15 सालों से यूज़ कर रही हूँ, सेम कलर। अभी तक मुझे आई सर्जरी मैं नहीं करवा सकती थी, बिकॉज मेरा जो नंबर था, पावर था, वो कांस्टेंट नहीं था। अब वो कांस्टेंट हुआ है, तो इस साल मेरी आई सर्जरी होगी, तब मेरे लेंस हट जाएंगे। तो मतलब उसके बाद क्या कलर होने वाला है आपकी आंखों का? वैसे नॉर्मल कलर क्या है आपकी आंखों का? मुझे लगता है दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। देखिए कि जिनकी आंखों का कलर काला होता है, वो कभी काला नहीं बोलते, वो बोलते हैं डार्क चॉकलेटी। ओके, तो आपकी आंखों का कलर है डार्क चॉकलेट। हाँ ये जी। सुन लीजिए, ये भी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको न्यूज़ को अनप्लग पर देखने को सुनने को मिल रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे महाकुंभ में उस दिन जब पेशवाई में आप परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज की आप जब रथ पे थीं, हाँ जी। तो आपकी वो तस्वीर मैंने भी देखी है, और शायद मुझे लगता है वो फिर अचानक से गायब हो गई वो तस्वीर। आप रथ पे बैठ गई थी एक सिंहासन के ऊपर, ऐसा था? वाकई में हुआ था क्या? मैं गुरुदेव ने मुझे बोला कि जो स्वामी महामंडलेश्वर जी। बनने वाले थे व्यासानंद गिरी जी महाराज, उनके रथ पे उन्होंने मुझे बिठाया और मैं उस रथ में बैठी, बट मैं ऊपर नहीं बैठी थी जहाँ वो बैठे। हाँ, वहाँ हाँ। पे तो 2 स्वामी जी बैठे हुए थे, जी। मैं वहाँ नीचे बैठी हुई थी और मैं पूरे रास्ते वहीं बैठी हुई थी। और वो वही तो मेन पिक्चर और वीडियोस वायरल हुए हैं, वो तो कहीं से डिलीट नहीं हुए हैं। अच्छा, उसी की वजह से आप जो है वो साध्वी हो गई। हाँ। रातों रात आप गुरु माँ हो गई और साध्वी हो गई आप। अब ये जब आपका पूरा दिन मुझे लगता है आज का चला गया मीडिया के कैमरों के जवाब देने में, सवालों के जवाब देने में, लाइव भी बहुत सारे चैनलों ने बैठा लिया। कभी जिंदगी में सोचा था ऐसा कि अचानक से ऐसा होगा, जब आप मानसिक रूप से प्रिपेयर भी नहीं होते इन सब चीज़ों के लिए, अचानक से ऐसे लाइव बैठना पड़े किसी टीवी चैनल में? मुझे लगता है ये लाइव बैठने वाला एक्सपीरियंस आपका पहला ही होगा। उससे पहले? नहीं, ये थर्ड है। अच्छा, नहीं थर्ड। उससे पहले किस? उससे पहले मेरा केदारनाथ को लेके हुआ था, अच्छा। लास्ट ईयर ही। और उससे पहले आज से 10 साल पहले मेरा कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिसकी वजह से हुआ था। तो ये अनएक्सपेक्टेड जो लाइव मुझे जाना पड़ता है, तो इसके लिए मुझे लगता है मुझे मेंटली हमेशा प्रिपेयर ही रहना पड़ेगा। तो अभी कोई मैनेजर आपने रखा है अपना, या फिर अपने कोई चेला रखा है अपने साथ में, शिष्य नहीं। रखा है अभी आपने कोई साथ में, या ओपन है अभी आप शिष्य रखने के लिए? यस। अभी यू आर ओपन? यस। आप कोई अच्छा शिष्य तलाश रही हैं? तो शिष्य तलाश रही हैं, इसका मतलब आप अपने आप को साध्वी मान चुकी हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने अपने आप को दीदी मान लिया है। अच्छा, दीदी मान लिया है आपने अब मैं अपने। जगत की दीदी हो गई हूँ, सब मुझे दीदी बोल रहे हैं। बहुत से लोग माता जी बोल रहे हैं, माता जी मुझे थोड़ा नहीं, दीदी ठीक है। जब आप इस रंग रूप में ढल गई हैं और इस परिवेश में ढल जाएंगी, तो नाम क्या रहने वाला है आपका? ये गुरुजी ने मुझे बताया नहीं है, लेकिन मैंने गुरुजी को आग्रह रिक्वेस्ट किया करी है, है? निवेदन किया है कि वो मेरा नामकरण करें। अब बाकी कुछ ऑप्शन दिए हैं आपने गुरुजी को? नहीं, अच्छा, वो गुरुजी जो की वो चॉइस होगी। बोलेंगे वो वही मेरी पसंद होगी और वही मेरी पहचान होगी। कैलाशानंद गिरी जी महाराज के पास क्या चीज़ खींच लाई आपको? महादेव। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मैं महादेव को पिता मानती हूँ, और महादेव की ही उनकी जो कठोर तपस्या है सावन की, वो जब मैंने देखी, और जिस तरह से मैंने देखा कि 22-23 घंटे तपस्या करना, अभिषेक करना, और 1 महीने में सिर्फ 1 लीटर के जल लगभग। लेना, तो वो ऐसी तपस्या मैंने जिंदगी में ना किसी को करते देखा और ना किसी के बस का है कि कोई कर सकेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये चीज़ ना, आप जितनी कठोर तपस्या करते हो, वो एनर्जी आप अपने अंदर, आप उनके अंदर है। आज मैं मतलब मैं क्या, किसी को, अब तो सबको पता चल गया है, तो सब मुझे यही बोलते हैं कि तुम अगर उनसे जुड़ी हो, उनके पास भी अगर तुम बैठी हो ना, तो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी छत्र छाया है, जिनके रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद में एक बहुत सिद्ध पुरुष है। तो इतनी सिद्धियां उनके अंदर है, इतनी शक्तियां उनके अंदर है, इतना तेज उनके अंदर है ना। तो वही महादेव की जो कृपा है, उनका जो तपस्या है, वही कहीं ना कहीं मुझे, मेरी तलाश उसने पूरी की कि नहीं, शायद मेरे पिता ने मुझे, मेरे महादेव ने मुझे उन तक पहुंचाया है। कितना जल्दी जल्दी आप मिलती हैं परम पूज्य गुरुजी से? बीच में मैं 2 महीने नहीं मिल पाई थी, तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उससे मैं सीखी भी। उससे मैं ये सीखी क्योंकि मुझे ये लगता था कभी कहीं पे ना, मतलब वो माइंडसेट था कि कभी कहीं बिना बुलाए नहीं जाते हैं। फिर मैं धीरे धीरे ये सीखी कि गुरुदेव जो गुरु होते हैं, वो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पूरे हक से जाना चाहिए। वो आपको बुलाते नहीं, आपको खुद जाना चाहिए उनके दर्शन के लिए। मुझे बाद में पता चला, वरना मुझे ये लग रहा था कि मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई है कि गुरुदेव मुझे बुला नहीं रहे हैं। मैं उस बात को लेकर रोई भी थी।
बट फिर चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई, मैं धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ जैसा कि मैंने बताया। जी। तो उसी में से ये एक है। ये भी एक है। आज जब आपने शाही स्नान किया सुबह, रथ पे आप बैठी और अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा जो कि देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसने आज जब दूसरे नंबर पर शाही स्नान किया, आप भी एक रथ पे बैठी, महर्षि व्यासानंद के रथ पे थी आप, आज भी महामंडेश्वर हो गए आप अपनी निरंजनी अखाड़े से। वो तो शाही स्नान करने के बाद आपको जो अनुभूति हुई, क्योंकि संतों के साथ शाही स्नान करने का अवसर मुझे लगता है कि इस देश में कुल 1% लोगों को प्राप्त होता होगा, क्योंकि Right. 140 करोड़ का ये देश, 1% लोगों में आज आप भी थी। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? क्या कैसी फीलिंग थी वो? मैं सच बताऊं तो मैंने आज सुबह जब शाही स्नान किया उसके लिए मतलब मैं निकली तो कल रात तक मैं डाउट में थी। मैं पूरी तरह डाउट में थी कि मैं शाही स्नान में जाऊंगी नहीं जाऊंगी, गुरुदेव मुझे मना तो नहीं कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। इतना जो सौभाग्य वाला ये मौका है, सुनहरा मौका है, ये कहीं ऐसे चला तो नहीं जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैं पूरी रात सोई नहीं कि नहीं मुझे जाना है। और क्योंकि जब मैं आ रही थी यहाँ पे, मुझे आना था प्रयागराज, उससे पहले मैंने गुरुदेव से पूछा था कि मैं शाही स्नान में जा सकती हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ साथ में ही रहना है। मैंने कहा मैं भीड़ से डरती हूँ। उन्होंने बोला भीड़ में छोड़ेगा कौन, तुमको साथ में ही रहना है, सारा चीज़ें रहेंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर सुबह मैं उठी, जब मैं उनके पास गई, जब मैं वहाँ पहुँची, हर एक मोमेंट पे मुझे मतलब जैसे जैसे जब तक मैं घाट में नहीं पहुंची थी, इवन जब तक मैं अमृत की उस धारा में, उस प्रवाह में नहीं उतरी थी, तब तक मेरे दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा था कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे डुबकी लगानी है, मुझे अपने पूर्वजों को याद करना है, मुझे महादेव को याद करना है, जिनकी वजह से ये सब मेरी ज़िंदगी में मुमकिन हो पाया। क्योंकि ये जो पूर्ण महाकुंभ है, ये हम सबकी जिंदगी में पहली और आखिरी बार ही हो रहा है। इसके बाद हम जीने वाले नहीं है कि अगला 144 साल देख पाए। ठीक बात। तो ये मौका अपने हाथ से जाने देना, अपने जीवन से जाने देना, आई थिंक इससे ज्यादा बदनसीबी या इससे ज्यादा बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगी। तो ये जब मैंने डुबकी लगाई ना, तो मुझे ये लग रहा था कि एक जिंदगी की होती है बहुत बड़ी कोई चाह जो बस पूरी हो गई। कैसे हुई, क्या चीज़ें हुई, कुछ नहीं पता है, बस हो गई। और ऐसे हुई कि मैं जा रही हूँ तो मीडिया घेर रही है, आ रही हूँ तो मीडिया घेर रही है। मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है महादेव, सोने पे सुहागा चल रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ। और शायद उन चीज़ों को, उस फीलिंग को मैं वर्ड्स पे बता भी नहीं सकती हूँ। केदारनाथ जी आप जाती हैं, मैं फिर पूछना चाहूँगा, मुझे अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, मैंने पहले भी पूछने की कोशिश की आपसे। महादेव को क्या समझा आपने, कितना समझा, क्या है महादेव आपकी नज़र में? मेरी नज़र में महादेव मेरे दोस्त हैं, मेरे पिता हैं, मेरी माँ है। ये तो आपका मानसिक रिलेशन हो गया। नहीं, एक मिनट, ठीक है। और क्योंकि मैं जब 4 साल की थी, घर पे थोड़ा वो रहता ना, मम्मा पापा का होता रहता है। मम्मा ने मुझे एक छोटी सी चीनी मिट्टी के शिवलिंग दिए थे, ब्लैक कलर के, और ये बोला था कि अब से ज़िंदगी में कुछ भी बोलना हो, कुछ भी मांगना हो, इनसे बोलना है, ये सबकी सुनते हैं। मैं तब से उनसे बोल रही हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार केदारनाथ गई 2020 में, उस वक्त मेरा बहुत सीवियर ट्रीटमेंट चल रहा था माइग्रेन का। मुझे माइग्रेन के अटैक्स आते थे और मेरे 3 बेस्ट न्यूरोसर्जन से ट्रीटमेंट चले। हाई डोज जो होते हैं न्यूरोपैथी में, मुझे वो दिए गए, जिसका मुझ पे कोई रिजल्ट नहीं था। और मुझे राइट साइड पेन अटैक उठता था, वो बहुत सीवियर अटैक था। मतलब मैं ऑलमोस्ट पागल जैसी हो जाती थी कि लाइक ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़े दिन कहीं हो के आओ, कहीं भी आप ब्रेक लेके आओ। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम ऐसा था कि हर कोई घर पे ही बिता रहा था। मैंने कहा ठीक है। मैंने पापा को बोला कि मैं हरिद्वार जा रही हूँ। पापा ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि केदारनाथ मत जाना, क्योंकि उसके पहले मैं कई बार बोल चुकी थी। मैंने कहा नहीं, प्रॉमिस, मैं केदारनाथ नहीं जाऊँगी। मैं हरिद्वार पहुंची शाम को 4:30 बजे, और मैंने टिकट्स करा रखे थे सारे केदारनाथ के, सारी चीज़ें थी।
अब क्योंकि मैं वो पर्सन थी, मैं बाय रोड जर्नी कभी लाइफ में नहीं कर सकती थी, मेरी Okay. तबीयत बिगड़ जाती थी। अगर मैं आधा घंटा भी जर्नी कर रही हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी, मुझे डायरेक्ट एडमिट होना पड़ता था। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने पता किया कि कैसे क्या जाना है, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे ट्रैवल कर रही थी किसी को बिना बताए, अकेले, वो भी पहाड़ों पे। तो मुझे बस का किसी ने बताया, मैं बस पकड़ी सुबह 4:30 बजे। मैंने महादेव को याद किया कि देखो, अगर मुझे यहाँ से निपटा के भी भेजना हो ना, तो एटलीस्ट दर्शन आप करा देना। उसके बाद अगर बॉडी आएगी तो मुझे दिक्कत नहीं है, कि कम से कम दर्शन तो कर लिया मैंने। ठीक बात। तो मैं बस से गई, 2-3 बार मुझे वॉमिट हुई। उस दिन का दिन है 2020 का और आज का, कि मुझे बाय रोड ट्रैवल में उस दिन से कभी कभी कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कोई नहीं। मैं पहुंची, केदारनाथ मंदिर पहुंची, एंड उस दिन शगुन जी मैं बहुत रोई। मैं बहुत रोई हूँ। आज भी मेरा नियम है कि मैं केदारनाथ जब भी जाती हूँ, आप मेरे कोई भी वीडियो देखोगे जिसमें मेरा फेस दिख रहा है, आपको मेरी आंखों पे बहुत स्वेलिंग दिखेगी। मैं जो गर्भगृह के अंदर जो छोटे से नंदी जी बने हुए हैं, मैं वहां बैठ के 40 से 45 मिनट रो के फिर आती हूँ। तो जो मेरे अंदर की नेगेटिव चीजें हैं, शिकायतें हैं, जो मैं किसी से नहीं कर पा रही हूँ, वो मैं जाके वहां उनके सामने सब वॉमिट करती होगी। वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, पापा ने ये किया, मम्मी ने ये किया, उसने ये किया, ये लॉस हो गया। तो वो सारी शिकायतें मेरी उनसे महादेव होती से होती हैं, हैं। और वो ही मेरी सुनते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिनके साथ भी हूँ, मैं नहीं समझती कि अगर महादेव मेरे साथ नहीं होते तो मैं कहीं भी होती। ओहो, आप इमोशनल हो जा रही हैं। कोई बात नहीं, ठंडी का मौसम है, ठंड को महसूस करिए, भावनात्मक इमोशनल्स को छोड़ दीजिए अभी। आप अगर दिमाग डाइवर्ट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ठंड नहीं लगी। यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर? नो नो नो, अच्छा, ठीक है। थैंक्स। अच्छा, बहुत सारे जी। लोग एक्चुअली क्या है, जब कोई भी शख्सियत रातों रात इस तरीके से वायरल होती है, जिसको कि पूरा देश लगभग देख लेता है, जान लेता है, समझना चाहता है, जी। तो उसकी निजी जिंदगी में वो झांकना चाहते हैं। वो निजी तौर पर कैसा है, निजी तौर पर उसका लाइफस्टाइल क्या है, क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, कैसे रहना पसंद है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हर्षा को खाना क्या पसंद है? मुझे पतली पतली घी लगी रोटी हम्म। और ग्रीन वेजिटेबल्स, मुझे इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मतलब यही खाती हैं आप बस? हाँ, अच्छा। अगर मैं फास्ट फूड खा रही हूँ, मैं कुछ भी खा रही हूँ, तो वो तब होता है जब मुझे ढंग की सब्जी रोटी नहीं मिल रही, कोई मोटी रोटी बना के दे रहा है, या ग्रीन सब्जी नहीं मिल रही है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो फिर मुझे जो समझ में आता है मैं जल्दी से खा लेती हूँ कि मेरी भूख शांत हो जाए। मैं मोस्टली खाती इसलिए हूँ कि बस मेरी भूख शांत हो जाए। मतलब मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने पेट भर के कब खाया था। ओके। तो मैं इतना ही लिमिट में खाती हूँ। अच्छा, तो आप हैं कहाँ से बेसिकली? मुझे लगता है कि मुझे ऐसा शायद आप ही ने किसी कन्वर्सेशन में बताया था कि आप हैं वैसे भोपाल से, या रहती भोपाल में हैं, या उत्तराखंड में, ऐसा कुछ। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ कनेक्शन था। मैं आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इन दैट। मेरा बॉर्न है झांसी का। अच्छा, हाँ, मेरा झांसी, yes. बॉटअप है भोपाल। मेरी Okay. फैमिली अभी भोपाल रहती है। और मैं बहुत साल दिल्ली रही हूँ एंकरिंग के लिए, बहुत साल मुंबई रही हूँ। अब मैं काफ़ी महीनों से उत्तराखंड में हूँ। अच्छा, उत्तराखंड में फिर मतलब महादेव की तलाश उत्तराखंड लेके पहुंच गई, या कुछ और किसी और मकसद से? ठंड लग रही है, मुझे लगता है मौसम बहुत ठंडा है ना? महादेव की तलाश, लेकिन महादेव से पहले खुद की तलाश। अच्छा, तो खुद को समझ लिया आप? नहीं, अभी तक नहीं समझा? नहीं। कुछ एक प्रतिशत? हाँ, अगर मैं थोड़ा उसका- बहुत, थोड़ा अच्छा, बहुत। क्या समझा? ये मैं आपको कैसे बता दूँ? नहीं, फिर भी ठीक है। अब भाई हम अपने आप को जान लेते हैं ना, कि मुझे बेसिकली क्या है कि अरस्तु का एक सिद्धांत है। अरस्तु अपने आप को लोगों को की तुलना अपने आप से करके खुद की कमियों को या खुद की अच्छाइयों को जानने समझने की कोशिश करते थे। Right. तो अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां हमें अगर जानने समझने का मौका मिल जाए, या हम सफल हो पाएं उनको समझने जानने में, तो मुझे लगता है कि कुछ एक प्रतिशत तक हम खुद को समझ लेते हैं। बिल्कुल। अगर आप मुझसे मेरी कमियां पूछोगे तो मैं गिन गिन के जानती हूँ कि मुझ में क्या कमियां हैं। अच्छा। मैं कभी भी इस चीज़ में शर्म नहीं महसूस करती हूँ अपनी कमी बताने में, क्योंकि वो है तो है। और अगर कोई इंसान ये कह रहा है ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है, फिर तो उसे भगवान की जगह पूछना ठीक चाहिए। बात है, बिल्कुल ठीक है ना, बात है। क्योंकि कमी थोड़ी तो हर इंसान में होती है और उसे खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप खुशी से एक्सेप्ट करते हो ना, तो वो आपका बड़प्पन दिखाता है। जब आप ईगो में उसे कहते हो कि नहीं नहीं मुझ में कुछ नहीं है,
तो भाई उस इंसान से ना हर कोई किनारा करने लगता है कि जब आप इतने परफेक्ट हो तो हम जैसे कमी वाले लोग आपके साथ कहाँ टिक सकते हैं। ठीक बात है। आज से 2 साल बाद हर्षा खुद को कहाँ देखती हैं? 2 साल बाद, मैं बहुत ज्यादा लंबे समय की बात आपने नहीं कर बहुत ज्यादा लंबे समय की बात रहा। अच्छा, कर दी। 1 साल? आपको 6 महीने की बात अच्छा, 6 करनी महीने। चाहिए। चलिए ठीक है, 6 महीने बाद तो मैं सोच रहा हूँ बिग बॉस में तो नहीं देख रहा हूँ आपको, मैं फिर से आ रहा हूँ वहीं पे। नहीं एक्चुअली मैंने आज तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है। वो अच्छा। इसी चक्कर में नहीं लिया है कि जब वो मुझे बता दे कि 5 साल बाद इतना मिलेगा, 10 साल, हम 5 साल बाद कौन देखेगा मेरे को कितना मिल रहा है, मेरे को 6 महीने में कितना मिल रहा है मेरे को वो बताओ। ठीक बात। ठीक है, तो मैं 6 महीने बाद मैं इसमें देखती हूँ कि मैं शायद अपने साथ बहुत ज़्यादा युवाओं को जोड़ लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो फैमिलीज़ हैं ना, पेरेंट्स हैं, मैं उनको ये चीज़ें बताना, समझाना चाहती हूँ कि बच्चों को पहली चीज आपको ना घर पे बांध के रखने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा कहीं जाएगा तो उसको कुछ हो जाएगा। होने दो ना, तभी तो वो अपनी गलतियों से सीखेगा। आप आज उसको बांध के रखोगे, कल वो आपको निकाल देगा, ठीक है, वो आपकी चीज़ों पे कब्जा कर लेगा। दूसरी चीज़, आज आप उसको, पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे कल्चर्स थे, हमारे दादा दादी, बड़े पापा, बड़े मम्मी सब साथ में रहते थे। तो बच्चा अगर किसी एक का हुआ है ना तो उसको पूरा परिवार, पूरा खानदान संभालता था। जो चीज़ मम्मी पापा नहीं सिखा पा रहे हैं वो बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची या दादा दादी सबसे बेस्ट वो हर चीज़ सिखाते थे उसे। मुझे याद है कि मेरी दादी, नाना नानी मुझे बचपन में अगर कहानियां भी सुनाती थी तो वो कहानियां भी भगवान से जुड़ी होती थी कि एक बार महादेव ने ऐसा किया था, राम जी ने ऐसा किया था, तो ऐसा होता था। तो बच्चे धीरे धीरे सुनते थे, समझते थे और सीखते थे, है ना। लेकिन अब क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए लाइफ में, हम इतना बंद के जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते, तो उस फ्रीडम के लिए हम अलग तो हो जाते हैं, हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ जाते हैं, सिंगल फैमिलीज़ में आ जाते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा असर हमारे ही फ्यूचर पे पड़ता है, क्योंकि आज बच्चा जब रोता है, कुछ भी होता है, मम्मी मोबाइल पकड़ा देती है चला के कि बच्चा मोबाइल में बिजी रहेगा, हम अपने काम कर लेंगे। अब मोबाइल में वो क्या चीज़ें देख रहा है, फिर वो ज़िद्दी बन रहा है, आप उसे, वो चुप हो जाए, वो ज़िद ना करे, आप मार रहे हो, मार के आप उसे और ज़िद्दी बना रहे हो, है सिखाने के नाम पे। क्योंकि पेरेंट्स दोनों के ऊपर कमाने का और घर चलाने का प्रेशर है, तो बच्चे को संस्कार कौन सिखा रहा है, बच्चे को संस्कृति से और धर्म से कौन जोड़ रहा है, कौन उन्हें बातें समझा रहा है, कोई नहीं समझा रहा है। तो आज आप उसे अपने धर्म से नहीं जोड़ पा रहे हो, अपने धर्म की बातें गहराई नहीं बता पा रहे हो, उसका महत्व नहीं बता पा रहे हो, तो स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके कोई और उसे अपने धर्म के बारे में बता रहा है, या कोई और उसे अपने ही धर्म से विमुख कर रहा है और वो पाश्चात्य संस्कृति जो है उसको फॉलो कर रहा है। आने वाले टाइम में जिस तरह कल आपको आपके माँ बाप बोझ लग रहे थे, आप अलग हो गए, आने वाले टाइम में आपके बच्चे को आप बोझ लगोगे, या तो वो आपसे अलग होगा या तो आपको वृद्धाश्रम के दर्शन कराएगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें अगर समाज को सुधारने की ज़रूरत है तो उसकी शुरुआत हमें परिवार से करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा परिवारों से जुड़ सकूँ जिस भी माध्यम से, तो मैं ये एक बदलाव धीरे धीरे, मतलब मैं अभी तो अकेली हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है मेरा साथ और भी लोग दें, एक टीम बना के हम काम करें, और अगर हम 10 परिवारों में भी ये बदलाव ला सके तो मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अच्छा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? जब जैसे ही आप वायरल हुई हैं तो यूट्यूब पे आपके पक्ष में, आपके खिलाफ बहुत सारे वीडियोस की बाढ़ आ गई है, भरमार है। बहुत सारे लोग आपकी कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ पुरानी वीडियोस दिखा रहे हैं, जब आप मॉडल रही होंगी या जब आप एक्टर रही होंगी, जब आप होस्ट रही होंगी, एंकर रही होंगी। उनको क्या जवाब देंगी आप? क्योंकि वो ऐसे ऐसे कैप्शन चल रहे हैं, जानिए हर्षा का काला सच। तो वो काला सच चलाने वालों को, सच दिखाने वालों को क्या जवाब देंगी आप? मेरे पॉडकास्ट ये, क्योंकि आपका अपना पॉडकास्ट है, आप बता सकती हैं, खुल के बोल सकती हैं। मुझे ये किसी ने भेजा, जो आपने अभी कैप्शन बोला है पूरा, तो मेरी एक आदत है, केदारनाथ जो अभी लास्ट टाइम हुआ ना, जब मुझे वायरल कर दिया था, उसके बाद से मैं कभी भी कोई और मेरा वीडियो पोस्ट कर रहा है, मैं वो लिंक ओपन नहीं करती हूँ, मैं कभी कमेंट ओपन नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। ओम इग्नोराय नमः। हाँ, ठीक है। तो अभी मैंने अपनी
आईडी से, अपनी आईडी को पब्लिक करके रखा हुआ है, उससे कभी कुछ मैंने डिलीट नहीं किया है। ठीक है, जो जैसा है, जिसको जो देखना है वो खुशी से यानी कि देख सकता जर्नी है। आपने अपनी रखी है, वो सार्वजनिक Right. रखी है उसको। ठीक है। अब मैं ये चाह रही थी उसे कि लोग एज अ इंस्पिरेशन देखें कि भाई मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, फिर मैं कहाँ पहुंची और आज मैं कहाँ हूँ। लेकिन वो इंस्पिरेशन की जगह अभी वो रोस्टिंग और ट्रोलिंग का मुद्दा बना हुआ है कि पहले ये क्या थी और अब ये क्या है, ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, झूठ है, फरेब है, हम सबको बहकाने की कोशिश है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं उनको भी बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें शायद वो अपने तरीके से दिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, शायद उतने तरीके से मैं भी नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अब वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि कौन उसको कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव लेना चाहता है। बट मैंने उसे किस इंटेंशन से रखा है, मैं चाहती तो मेरे लिए किसी भी पर्सन के लिए अपनी आईडी से कुछ भी डिलीट करना वो 2 मिनट का काम है, ठीक है। बट आई एम हैप्पी, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा और आपको वो देखना पड़ेगा, वो सबको देखना पड़ेगा और उससे समझना पड़ेगा कि इस इंसान ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे उसको अब डाइवर्ट किया है, वो अब किस दिशा में है। अगर ये कर सकती है तो फिर कोई भी कर सकता है। आपने यूथ का संगठन खड़ा करने की बात की, आपने कहा कि आप कुछ लोगों को, यूथ को इंस्पायर्ड करना चाहती हैं, उनको अपने साथ जोड़ना चाहती हैं, टीम बनाकर काम करना चाहती हैं। पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं क्या आपके? नहीं, मेरा पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं है, दूर से दूर तक नहीं है। मेरा बस धर्म से जुड़ा हुआ है कि मुझे धर्म से लोगों को जोड़ना है, संस्कृति से लोगों को जोड़ना है, खुद भी सीखना है, उनको भी सिखाना है। चलिए हर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत सारी बातें की। मुझे लगता है कि कुछ एक ऐसे सवाल थे जो कि मेरा भी मन था कि मैं आपसे पूछूं और बड़ी तसल्ली से, फुर्सत से पूछूं, इसलिए हमने रात का ये समय तय किया और आपके साथ हम लोग बैठे और बहुत सारी बातें हुई। कोई एक संदेश जो चलते चलते आप यूथ को देना चाहती हूँ मेरे न्यूज़स्कूप अनप्लग्ड के माध्यम से? देखिए, वैसे तो जहाँ तक मैंने आपका चैनल देखा है, आपके वीडियोस ऑलमोस्ट हर कोई देखता है और बहुत अच्छे तरीके से देखता है और पूरा देखता है। हाँ, तो थैंक यू सो मच। इससे लोग ना बहुत कनेक्टेड हैं आपके चैनल से। तो मुझे लगता है कि हमने जो भी कॉन्वर्सेशन किया है, जो भी बातें बोली हैं ना, वो अपने आप में हर बात, हर टॉपिक एक मैसेज है, जिससे लोग बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और बहुत जगह जागरूक होंगे। और आज के समाज में, आज के युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ ज़रूरत है अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को अहमियत देने की, जो अभी थोड़ी सी कम हो रही है। तो हम उसको भी बढ़ाएंगे, उसकी तरफ भी चलेंगे। तो यही एक मेरा मैसेज है कि आप अपने धर्म की, अपने परिवार की, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए और सबके साथ जुड़ के रहिए। एक्चुअली क्या है हर्षा जी, मैं भी आपको एक बात बताना चाहूँगा इस कन्वर्सेशन के दौरान ही। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता को फैलाऊं, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करूं, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें बोलने वाले, नकारात्मक प्रश्न ढूंढने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सकारात्मक बात करने वाले लोग इसलिए कम है क्योंकि सकारात्मक चीज़ें आजकल देखी कम जाती हैं, निगेटिविटी जल्दी, क्योंकि कलिकाल है, कलिकाल में सकारात्मक चीज़ें थोड़ी धीरे से फैलेंगी, लेकिन फैलेंगी ज़रूर। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं सकारात्मक चीज़ों को आगे बढ़ाऊं और इसी सकारात्मक कन्वर्सेशन के लिए मैंने आपको अपने पॉडकास्ट स्टूडियो पे आमंत्रित किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला। तो दोस्तों, ये थी वायरल साध्वी, जो कि खुद साध्वी अपने आप को स्वीकार नहीं कर रही हैं। अभी कह रही हैं कि भी बहुत लंबा सफ़र है, बहुत आगे जाना है, तब शायद वो इस काबिल, इस योग्य बन पाएंगी कि लोग इनको धर्म गुरु या फिर गुरु माँ या फिर साध्वी की संज्ञा दे सकें। तो बहुत सारी, ढेर सारी बातें की हमने इनसे। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, इसको शेयर करिएगा और आपको महाकुंभ में अगर आने का मन है तो 144 वर्ष बाद ये संयोग आया, शायद आपको इस जीवन में दोबारा प्राप्त हो या ना हो, इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये अवसर बहुत ही शुभ अवसर है। आप ज़रूर आइएगा और संगम में डुबकी ज़रूर लगाइएगा। इस पॉडकास्ट स्टूडियो को डिज़ाइन करने में हमारी मदद की है थ्रेडवाइव लिविंग कंपनी ने, जिनका हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़स्कूप अनप्लग्ड देखते रहिए। नमस्कार।